यार लाइट से वहां आपके नेता राहुल गांधी जो कि पूरी यात्रा में काफी ठंडी में भी एक व्हाइट टी शर्ट पहन के चले और काफी उनको ट्रोल किया गया। मतलब उनको ठंडी नहीं लगी कि ये सफेद टी शर्ट का क्या राज है। और क्या बात करना चाहिए, अब मेरे सवाल कम पड़ रहे हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा के बिना ये चीजें आप लोगों को पता चल पाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बिना हम देश को इतना करीब से नहीं जान पाते। ओगट्टे ओगट्टे राहुल गांधी ओगट्टे, जोड़ी सी भारता जोड़ी सी। पहली बार कन्याकुमारी से शुरू करने का मौका मिला, देश का आखिरी हिस्सा। धीरे धीरे जब लोगों का प्यार मिलता गया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब एनर्जी डबल हो गई है। जसपुर जिले से एक छोटे से गांव उड़का ब्लॉक बगीचा से निर्विरोध सभापति चुना गया कम उम्र में, और प्रदेश की पार्टी के नेतृत्व करने वाली अशिका कुजूर जी का बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका चौचक मीडिया में। आपका राजनीतिक सफर और इतने कम उम्र में निर्विरोध आपने जनपद सभापति का पद हासिल किया, कांग्रेस पार्टी को आपने चुना, आप इसमें इतने कम उम्र में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, इस पर आपका क्या कहना है? शुरुआत अब शिक्षा से करते हैं कि मैंने पत्रकारिता में पढ़ाई की है, मास कम्युनिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे से। तो पढ़ाई के दौरान ही मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों को रायपुर में घुमाया जाता था, उनको कुछ प्रशिक्षण दिया जाता था, और इसी दौरान मेरा प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद होता था। तो वहां मैंने ये चीज देखी कि सरकार और जनता के बीच की जो कड़ी होती है, कई बार वो बहुत कमजोर कड़ी होती है। इससे क्या होता है कि जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, और सरकार द्वारा जो लागू योजनाएं होती है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तभी से मन में ये होता था कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि इस खाई को भरा जा सके, कम कम करा जा सके। लेकिन उस वक्त पढ़ाई चल रही थी, अपनी पत्रकारिता में नौकरी भी चल रही थी, कॉलेज के साथ साथ मैंने नौकरी भी की थी। तो फिर 2019 में मुझे मौका मिला कि मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। ये अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कुछ टाइम से जो सोचते आ रही थी कि कैसे करूँ, क्या करूँ, और फिर वो अपॉर्चुनिटी मिली और फिर मैंने 2019 में चुनाव लड़ा। हमारा जो जशपुर है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 25 से 30 साल से वहाँ कांग्रेस दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि हर जगह तीनों विधानसभा में कांग्रेस की सीट आई, और फिर उसके बाद में जब पंचायत चुनाव हुआ उसमें भी ज्यादातर जगह पे कांग्रेस के कैंडिडेट ही जीते। और इसी कड़ी में बगीचा में भी ऐसा हुआ कि 30-35 साल बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, उसमें थोड़ी बहुत सहभागिता रही मेरी, थोड़ा बहुत योगदान रहा। तो उस वक्त लोगों ने देखा कि लड़की छोटी है, कम उम्र की है, मैं अपने जनपद में सबसे कम उम्र की हूँ, सब मुझसे बड़े हैं। तो उस वक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने में योगदान रहा, तो लोगों ने माना कि हाँ, मेहनत करती है लड़की। फिर लोगों ने मुझे निर्विरोध सभापति बनाया। मैं संचार और संकर्म विभाग की सभापति हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं क्षेत्र में काम कर रही थी तो सोशल मीडिया के थ्रू कांग्रेस, युवा कांग्रेस ने देखा कि हाँ, कि जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक के टांगरडी पंचायत के ओड़का गांव की कोई लड़की है जो मेहनत कर रही है। तो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। मैं आदरणीय कोको भैया का नाम लेना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, यूथ कांग्रेस में सपोर्ट किया। लड़कियों को वो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि छोटी बहनें आगे आए राजनीति में। इस तरह से मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुआ 2020 में। तो वो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू ही। मैम, जैसा कि पत्रकारिता की जाती है तो पत्रकारिता निष्पक्ष पत्रकारिता होती है, राजनीति में बहुत कम लोग आते हैं, और राजनीति में भी आते हैं पत्रकार बनने के बाद बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सन है हमारे देश में, लेकिन आपका पत्रकारिता करने के बाद अचानक 2019 में राजनीति में रुचि कैसे बना? पत्रकारिता के दौरान ही मुझे ये रियलाइज हुआ था कि पढ़ाई लिखाई हर कोई करता है, नौकरी हर कोई करता है, हम क्या अलग कर रहे हैं? पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन हम समाज को क्या दे रहे हैं? मैंने बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया, समाज के लिए बहुत ज्यादा नहीं कर पाए हैं, पर ये हमेशा रहता है कि अगर समाज में हम रह रहे हैं तो अपना कंट्रीब्यूशन कितना दे रहे हैं समाज के लिए, समाज के बेहतर भविष्य के लिए क्या दे रहे हैं। बस यही था राजनीति में आने का कि इस पत्रकारिता के दौरान जो चीजें मैं देख रही थी,
सिस्टम के अंदर जाके चीजों को बदल सकते हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि आप जो बदलाव देखना चाहते हैं समाज में, पहले वो बदलाव आप खुद में लाइए। तो यही चीज थी, ये चीज मुझे बहुत प्रभावित मतलब करती आपको एक थी। समाज सेवा करने की इच्छा जगी आप में, और आपको ऐसा लगा कि एक आपको राजनीति में आने के बाद एक आप और अच्छे से समाज सेवा कर सकती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? कांग्रेस की जो विचारधारा है जी, वो हम आदिवासियों के लिए हमेशा साथ खड़ी रहती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब से सरकार आई है यहाँ छत्तीसगढ़ में 15 सालों के बाद आई है, तो आदिवासियों को एक भरोसा होता है कि हम एक मजबूत हाथ में हैं। जी। तो इसलिए कांग्रेस शुरू इस से ही इस है हमारे लिए। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने जसपुर जिले के लिए इतना अच्छा सोचा, और भविष्य में आप और अच्छा भी करेंगे कि आपको पत्रकारिता करने के बाद ये लगा कि समाज में कुछ अच्छा करना चाहिए और आपका लोगों से लगाव। ये बहुत बिल्कुल। कम होता है कि इस कम उम्र में लोगों की ये इच्छा हो कि समाज में करने के लिए। लोगों की आज की लाइफ़स्टाइल अपने में रहना, प्राइवेट लाइफ़ जो होती है। तो आपने ऐसा नहीं सोचा, आपको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो आपने राजनीतिक सफ़र शुरू किया। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का आईटी सेल सह-सचिव का भी पद दिया गया। जी। तो इस पर आपका क्या कहना है? आईटी सेल में आप कैसे आपका रुचि बढ़ा कि आप आईटी सेल में आपको सह-सचिव दिया गया पद? जैसे कि मैंने बताया कि मेरी पहचान सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई थी। मैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। संगठन की जो चीज़ें होती थी वो मैं हमेशा पोस्ट करती थी, जी, कविताएँ पोस्ट करती थी, तो लोग मुझसे कनेक्ट होते जाते थे। तो ये चीज़ पार्टी को दिखाई देती थी, लोगों ने ऑब्ज़र्व किया और फिर मुझे आईटी सेल की ज़िम्मेदारी दी गई थी। मतलब आपके आपको जॉब के दौरान मतलब इंटरेस्ट भी था, मतलब कि हाँ, आप आईटी सेल का काम उस टाइम से करती थी, जी बिल्कुल। इसलिए आपको ये भी पद दिया गया। जी, बिल्कुल। अब भविष्य को लेके आप जसपुर को क्या सोचती हैं? जशपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जैसे बस्तर छत्तीसगढ़ में जब ज़िक्र करते हैं देश के लोग, जी, अभी मैं यात्रा में थी, तो उस दौरान भी कई बार ये देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था कि छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलिज़्म। जी, लोगों के मन में ये धारणा रहती है। तो मुझे कई बार ये बताना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ में और भी कई सारी चीज़ें हैं, नक्सलिज़्म के अलावा। बहुत अच्छा है हमारा छत्तीसगढ़, बहुत ही सुंदर है छत्तीसगढ़। तो उसी कड़ी में एक जो जशपुर जिला है, झारखंड बेल्ट में आता है, जो बस्तर से काफ़ी दूर है, जस्ट अपोज़िट साइड में है। जशपुर के बारे में हम बात करते हैं, जशपुर के मुद्दों पे बात करते हैं, तो मुझे वहाँ एक चीज़ हमेशा से बचपन से देखने को मिली है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है वहाँ। हुँ, छोटे बच्चों को काम करने के लिए बाहर भेजा जाता है, उनको अगवा किया जाता है, ये सब चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती है। ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी कि जशपुर से कितने बच्चे बाहर गए हैं, कितने बच्चे लापता हुए और उसके बाद वो कितने वापस आए हैं। ये मैंने अपने आस-पास के गाँव में देखा है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को जानती हूँ। ऑन द रिकॉर्ड तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है। आज तक वो जानकारी मुझे नहीं मिल पाई कि जशपुर से कितने बच्चे बाहर गए काम करने के लिए और आज तक वापस नहीं आए। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरे गाँव के ही कई सारे बच्चे हैं जो आज भी बाहर जाते हैं काम करने, उनके घर वाले ही फ़ोर्सफुली भेजते हैं। क्योंकि अभी देश के युवा बेरोज़गार हैं, मेरे गाँव में भी बेरोज़गारी है। लेकिन जब आप किसी बड़े महानगर में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, तो घर पे काम करने वाले लोगों को भी 10 से 15 हज़ार की तनख्वाह मिलती है। और यहाँ हम दिन-रात 10 से 5 मेहनत करें, 10 से 5 नहीं, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मेहनत करें, तो भी उतनी ही तनख्वाह मिलती है। तो इसलिए गाँव के जो लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को बाहर काम करने के लिए भेजते हैं। तो आप जैसे कि छत्तीसगढ़ को आपने बताया कि एक नक्सलाइट के नाम से जाना जाता है। आप एक नेता हैं इतनी बड़ी पार्टी की, और आप आदिवासी बेल्ट से आती हैं और आप खुद हैं। तो आप भविष्य में जैसा कि नक्सलाइट के नाम से जाना जाता है, तो आप एक क्या बदलाव करना चाहेंगी बच्चों में, और शिक्षा की दृष्टि से आप क्या सोचती हैं? क्योंकि आपने पत्रकारिता भी किया है, क्योंकि आप एक युवा नेता हैं और इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं। तो आप क्या सोचती हैं भविष्य को लेके कि लोगों की मानसिकता बदले और छत्तीसगढ़ को एक अच्छे राज्य के नाम से जाना जाए? शिक्षा का महत्व हम सभी जानते हैं और आज सरकार हर सुविधा मुहैया करा रही है। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया है, जिसमें गरीब से गरीब बच्चे भी निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। तो जब इतनी सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं, तो हमें शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। हम जो पढ़े-लिखे लोग हैं, कम से कम अपने आस-पास के 2-4 बच्चों को भी ये चीज़ बोलें कि उनके लिए करें, बोले नहीं, हम उनके लिए करें। 2-4 बच्चों को लेके हम उनको आगे बढ़ाएँ शिक्षा के क्षेत्र में, उनको छोटी-छोटी ज़रूरतें हो तो उनको मदद करें। तो इस तरह से हम अपने अगर आस-पास का माहौल बदलते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ का माहौल भी बदल जाएगा। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जब से ये छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है, शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भूपेश बघेल जी हमेशा बच्चों के लिए काम करते हैं,
हर वर्ग के लिए काम करते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए वो बहुत ज्यादा अब तक काम कर चुके हैं। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई 7 सितंबर को और 30 जनवरी तक चली, जो कि इसमें लगभग 4000 किलोमीटर का सफर हुआ, जिसमें से कि छत्तीसगढ़ से आपको चुना गया 6 लोगों में से। तो इस पर आपको क्या कहना है कि आपको क्यों चुना गया? भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है, जो जिसका एक हिस्सा बनना मेरा सौभाग्य रहा। भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था, तब मैं भी गई थी और मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी यात्रा है, इतनी बड़ी पार्टी है, मेरा चुनाव कैसे होगा, मेरा चयन कैसे होगा। पर फिर भी हिम्मत करके मैं गई। हम लोग जब जा रहे थे, मैं और क्रांति बंजारे जी है जी। राजनांदगांव से, जी। हम ट्रेन से गए थे और उस वक्त ऐसा था कि हम तुरंत ही राजस्थान से आए हुए थे और आने जाने की सुविधा थोड़ी हमारे लिए हम इतने ज्यादा कैपेबल नहीं होते हैं कि तुरंत तुरंत दिल्ली फ्लाइट में हाँ, मतलब जाना आपने आना। कभी एक्सपेक्टेशन आपकी ऐसी नहीं रही और अचानक से चीजें हाँ हुई तो आपको थोड़ा-सा लगा। जी, तो ये सब कॉल आना, हम 1 हफ्ते पहले ही आए हुए थे दिल्ली से, फिर तुरंत दिल्ली जाना था। घर वालों को बताई ये बात, तो घर वाले कहते हैं कि बेटा इतना जल्दी-जल्दी हम नहीं अरेंज कर सकते हैं फ्लाइट की टिकट्स वगैरह, तो फिर हम ट्रेन से गए। बहुत मतलब एक होता है कि सफ़र में संघर्ष होता है, तो मेरे जी। सफ़र के संघर्ष में क्रांति दीदी हमेशा साथ रहीं, हम साथ में इंटरव्यू के लिए गए। अब ये तब वहाँ जाने के बाद कि कुछ लोगों का चयन हुआ और फिर उसमें ऐसा हो रहा था कि लिमिटेड लोगों को ले सकते जी, हैं जी, हर जी। संगठन से। तो क्रांति दीदी और मैं अपना एक-दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ गए कि जाएँगे तो दोनों साथ जाएँगे, जो होगा देखा जाएगा। फिर हमने इंटरव्यू दिला दिया। तो इस यात्रा में 120 लोगों का चयन किया गया था और इसमें देश भर के तमाम समुदाय के लोगों को शामिल किया गया था। आप अगर यात्रा के लोगों को देखेंगे, जो भारत यात्री रहे हैं, वो हर जाति धर्म के लोग हैं। तो हम एक मैसेज देना था भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू कि हर इस देश में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जाति समुदाय के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा देश एक है। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी थी, तो हर लोगों को एक साथ लेकर चलना था। इसलिए इन भारत यात्रियों में मैं आदिवासी समुदाय से बिलॉन्ग करती हूँ, मुझे चुना गया। क्रांति दीदी एससी समाज से बिलॉन्ग करती हैं, उनको चुना गया। चौलेश्वर चंद्राकर जी ओबीसी समाज से आते हैं, उनको चुना गया। इस तरह से कई सारे लोग जो थे देश भर के, उनको चुना गया और एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया था कि कांग्रेस जो है सभी को साथ लेकर चलती है। भारत जोड़ो यात्रा में आपको 12 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों का सफर करना हुआ। इसमें आपका क्या अनुभव रहा? कितने राज्यों से अलग-अलग समुदाय के लोगों से मिलना और बहुत टाइम बाद ऐसे एक यात्रा की शुरुआत की कांग्रेस पार्टी ने, जो कि पहले भी एक टाइम में चंद्रशेखर सिंह ने भी एक यात्रा की शुरुआत की और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा, और ऐसे तमाम हमारे देश के दिग्गज लोग रहे हैं जो कि यात्रा किए हैं पहले भी। राहुल गांधी जी ने भी यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से शुरुआत किया। आपका इसमें क्या कहना है? अनुभव आपका क्या है? जब यात्रा शुरू होने वाली थी, हम जब इंटरव्यू वगैरह दिला रहे थे, तो सबके मन में ये था कि इतनी लंबी यात्रा, 5 महीने की यात्रा, 3500 किलोमीटर कैसे हो पाएगा? लोग आएँगे, नहीं आएँगे? मन में बहुत सारी चीज़ें थी, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा करके। लेकिन जब हम कन्याकुमारी पहुँचे, 7 सितंबर को यह शुरू शुरू हुआ था यात्रा। लोगों की भीड़, पहले दिन तो चलो लोग आ भी जाते हैं, लेकिन मुद्दा ये होता है कि दूसरे दिन भीड़ आएगी या नहीं आएगी, तीसरे दिन आएगी या नहीं आएगी। ऐसा सोचते-सोचते हम आगे बढ़ते थे। तो पहले दिन का कार्यक्रम हो गया, आप सभी ने टीवी में देखा ही होगा। दूसरे दिन की यात्रा जब सुबह शुरू करनी थी, हम 4 बजे उठ गए। हम कंटेनर में रहते थे। कंटेनर के बारे में बहुत सुना होगा लोगों ने जी। कि इतनी सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी है। तो कंटेनर ऐसा था कि एक ट्रक होता था, उसमें चारों तरफ कवर कर दिया गया था, छत थी हमारे पास रहने के लिए और उसमें बेड लगा दिए गए थे। एक बेसिक सुविधाएँ दी गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी पर बेसिक सुविधा थी कि जब हम इतनी लंबी यात्रा के बाद आएँगे तो सोने के लिए एक जगह मिल जाती थी। इस तरह था हमारा कंटेनर। हम सुबह 4 बजे उठ गए और फिर 5 बजे तक तैयार हो गए, साढ़े 5 बजे फ्लैग होस्टिंग होती थी। जो फ्लैग होस्टिंग होता था, वो अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता था। जब हम देश के झंडे को सलामी देते हैं, तो जोश और जुनून अपने आप आ जाता है और यात्रा के दौरान ये हर रोज़ होता था। साढ़े 5 बजे हम झंडा फहराते थे, उसके बाद ही 6 बजे यात्रा शुरू होती थी। यात्रा जब शुरू हुई, पहले दिन थोड़ी-सी तकलीफ हुई, पैर में दर्द महसूस हुआ और 15 किलोमीटर की यात्रा लोगों से मिलते-जुलते, बात करते बस निकल गया। हर जगह इतनी भीड़ तमिलनाडु में लैंग्वेज की इश्यू थी।
हमें उनकी बात नहीं समझ में आती थी, उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आती थी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें निराशा महसूस हुई, कभी भी नहीं। इस यात्रा में आपके नेता राहुल गांधी, जो कि पूरी यात्रा में काफी ठंडी में भी एक व्हाइट टी शर्ट पहन के चले और काफी उनको ट्रोल किया गया, मतलब उनको ठंडी नहीं लगी कि ये सफेद टी शर्ट का क्या राज है कि उन्होंने मतलब जैकेट पहना ही नहीं, और काफी लोगों ने आग्रह भी किया कि ठंडी लगेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जैकेट पहनूंगा ही नहीं जब तक मुझे ठंडी नहीं लगे। या क्या वजह रही कि वो सफेद टी शर्ट ही पहने, कलर भी नहीं बदले उनके? राहुल गांधी जी ने ग्रुप कन्वर्सेशन में बताया था जी कि उनको रास्ते में कुछ बच्चे मिले थे, जी और जब वो उनसे मिलने के लिए आए घेरे के अंदर, और फिर वो उनके साथ जब फोटो खिंचा रहे थे, तो उन्हें, राहुल जी को महसूस हुआ कि वो बच्चे कांप रहे हैं जी ठंड में। और फिर उन्होंने उस दिन तय कर लिया कि ये बच्चे कांप रहे हैं ठंड की वजह से, मैं तब तक स्वेटर नहीं पहनूंगा जब तक मुझे इस ठंड का एहसास नहीं हो जाता। जब डी लाइन में चल रहे होते हैं तो लोगों का प्यार इतना ज्यादा रहता है कि इतनी भीड़ में किसी को ठंड लग भी नहीं सकती है। तो जिन लोगों ने सवाल किया है ये, उन्हें इस यात्रा में आना चाहिए था और राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए था, और फिर उन्हें पता चलता कि उस जगह पे जब देश की जनता का प्यार मिलता है तो ठंड नहीं लगती है। अच्छा, सोशल मीडिया में काफी मीम बने, ऐसा हुआ कि राहुल गांधी जी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई इंजेक्शन ले रहे हैं कि उनको ठंडी नहीं लग रही, इतनी काफी ठंडी जो कि उनके साथ के कार्यकर्ता ही जैकेट पहने हुए हैं, और काफी ठंडी के समय में तो काफी मीम चले सोशल मीडिया पे। और तो इस पे आपका क्या कहना है राहुल जो गांधी जी के लिए? कार्यकर्ता उनके साथ चले हैं वो हमेशा उनके साथ नहीं चलते थे उस जगह पे। वो एक जो डी लाइन होती थी, एक घेरा होता था, वहां वो हमेशा साथ नहीं चलते थे, इसलिए उन्हें हमें जैकेट की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि हम भीड़ के या तो आगे चलते थे या पीछे चलते थे, लेकिन जो भीड़ होती थी वो राहुल जी के साथ चलती थी, इसलिए उन्हें ठंड का एहसास नहीं होता था। तो जैसे कि मैम आपने बताया कि यात्रा के दौरान काफी आर्थिक और संघर्ष मतलब रही यात्रा, तो आप यात्रा के दौरान आर्थिक स्थिति को लेके आप क्या कहती हैं? हमें बेसिक सुविधाएं मिली हुई थी संगठन की तरफ से, लेकिन ये होता है ना कि जब आप इतनी लंबी यात्रा कर रहे हो तो जेब में पैसे होने चाहिए। हम 25 किलोमीटर की यात्रा करते थे डेली, तो इतनी लंबी यात्रा में भूख प्यास सबको लगती है। पर मैं सच बताऊं तो मेरे साथ जितने भी यात्री रहे हैं वो जानते हैं कि मेरे जेब में पैसे नहीं होते थे, मैं कभी पैसे नहीं रखती थी अपने जेब में। मुझे अपने देश की जनता पे भरोसा था कि मैं भूखे नहीं रहूंगी, प्यासे नहीं रहूंगी। तमिलनाडु से श्रीनगर पहुंच गई, बहुत कम टाइम ऐसा हुआ कि मुझे पैसे पे करने पड़े हों, बहुत कम टाइम पे, नहीं तो हमेशा पानी, चाय, नाश्ता, नारियल पानी विशेष करके, ये सारी चीजें हमें यात्रा में मिलती रहती थी। यहाँ तक कि हमें मैगी भी लोग खिला देते थे कि बच्चे भूखे होंगे। यात्रा में हम पैदल चल के कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो यात्री हैं हम उनके लिए कुछ कर सके, ऐसी सोच होती थी देश के लोगों में। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है हमारे देश में, जो हमने ये महसूस की, हर हर राज्य में ये महसूस किया है। तो ये मैं सच में, मैंने कभी मतलब पैसे पे नहीं किए हैं। और दीदी रहती थी, क्रांति दीदी रहती थी, वैष्णवी जी रहती थी, अतिशा जी रहती थी, ये लोग मेरे साथ हमेशा रहते थे। ये लोग भी अच्छे से जानते हैं कि मैं जेब पे पैसे नहीं रखती थी। मुझे देश की जनता पर भरोसा था कि मैं अपने देश में हूँ, अपने घर पे हूँ, मैं भूखे नहीं रहूंगी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यात्रा की थी, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक यात्रा की जा सकती है तो कोई जरूरी नहीं कि हमारे जेब में पैसे हों और बिल्कुल, आर्थिक स्थिति से हम बहुत मजबूत हों, एक बिना पैसे की भी ये यात्रा हो सकती है। बिल्कुल, अगर आप अच्छे मन से चल रहे हो, इस देश के लिए यात्रा कर रहे हो, तो लोगों का समर्थन मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा। हमारे देश में प्यार बहुत है। हिंदुस्तानी लोगों को प्यार बहुत है ना। बिल्कुल, बहुत है। आप कभी अगर यात्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। आप ये चीज़ महसूस करेंगे आप, कि मैं जो बोल रही हूँ कि हमारे देश में इतना ज़्यादा प्यार मिलता है लोगों का, वो सही है। तो आपको ऐसी क्या ललक जगी कि आपने किसानों के समर्थन में नंगे पांव आप चले और आपके पैरों में छाले पड़े? नहीं, मेरी पैर में छाले नहीं पड़े थे। ऐसा ऐसा सोशल मीडिया में चला कि किसानों के समर्थन में अशिका जी ने काफी। हाँ, मैं नंगे पैर चली जी ज़रूर थी, जी, पर पैरों में छाले नहीं पड़े। पूरे 5 महीने की यात्रा के दौरान भगवान की दया से छाले नहीं पड़े थे। बहुत अच्छी बात है, ये एक तो अच्छी जब बात कोई है, मुझसे जुनून है आपका कि पैरों में छाले नहीं पड़े, मतलब और एक यात्रा शुरू होगी तो उसमें भी आप नंगे पांव चलेंगी, बहुत अच्छी बात है ये। जब कोई मुझसे पूछता था कि इतनी लंबी यात्रा हो गई, खाली पैर चल लिया, पर छाले कैसे नहीं पड़े, तो मैं हमेशा यही जवाब देती थी कि आदिवासी किसान की बेटी हूँ। ये हमारा तो रोज का रहता है कि हम खाली पैर चल लेते हैं, खेतों में जाते हैं
और हमारे यहाँ इतनी अच्छी सड़कें भी नहीं होती है, यहाँ तो इतनी अच्छी चमचमाती सड़क मिल रही है, उसमें खाली पैर चल रहे हैं, तो छाले नहीं पड़े। क्रांति बंजारे जी की उसमें बीच में यात्रा के दौरान तबीयत भी बिगड़ गई, जो कि इंदौर में उनको एडमिट भी कराया गया। आप उस दौरान उनकी बहुत मदद की और क्रांति बंजारे ने सोशल मीडिया के भी माध्यम से आपका बहुत आभार व्यक्त किया और आपको मतलब बताया उन्होंने कि एक परिवार जैसे मुझे सारी मदद दी। आप और दिग्विजय सिंह दोनों लोग का उनके ऊपर बहुत मदद रही पूरे तबीयत बिगड़ने के दौरान, और जब तक वो अस्पताल में रही आप उनके साथ रही। और उन्होंने यहाँ तक यह भी बात की कि जब मैं सोती थी तो अशिका भी सोती थी, नहीं तो मेरे साथ जगती थी। इस पर आपका क्या कहना है यात्रा के दौरान? इस पूरी यात्रा में, यात्रा से 3 महीने पहले ही क्रांति दीदी से मुलाकात हुई थी मेरी। और फिर एक होता है ना कि हम छत्तीसगढ़ के बाहर गए हुए हैं और वहां जाकर कोई हमें मिला छत्तीसगढ़ का, तो एक बॉन्डिंग अपने आप बन जाती है। तो क्रांति दीदी से भी उसी तरह की बॉन्डिंग बनी। और फिर इस यात्रा में मेरी सबसे बड़ी मतलब एक जो होता है ना कि साथी, वो मेरे लिए क्रांति दीदी रही हैं। इतनी लंबी यात्रा मेरे लिए मुश्किल थी। मैं जाने से पहले घर वालों की भी चिंता हो रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा। कभी मतलब कन्याकुमारी इतनी दूर अकेली यात्रा नहीं की थी मैंने, और फिर क्रांति दीदी का साथ मिला। तो ये पूरी जर्नी मैंने उनके साथ की है। उनके बिना शायद ये मेरे लिए मुश्किल होता। तो जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती थी। यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन चला 3 दिनों तक, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में चला। छत्तीसगढ़ राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव भी है, तो आप इसको लेकर क्या कहती हैं? ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक महाअधिवेशन में हमें मेजबानी करने का अवसर मिला, जो कि छत्तीसगढ़ में सरकार है, तो हम यहाँ चीज़ें और बेहतर कर सकते थे। छत्तीसगढ़ के बारे में हम और बेहतर देश को बता सकते थे, इसलिए भी शायद हमें यह मौका मिला। और रही बात चुनाव की, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इतना अच्छा काम किया है तो जनता दोबारा मौका ज़रूर देगी, ऐसा हमें भरोसा है। भूपेश है तो भरोसा है। अच्छा, आपको अगर विधानसभा चुनाव में टिकट मिलता है तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए एक सबसे अच्छी बड़ी एक उपलब्धि क्या करना चाहेंगे आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? अगर जनता ने मौका दिया, शीर्ष नेतृत्व ने मौका दिया, तो मैं शिक्षा को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाना चाहूँगी। जशपुर में शिक्षा अभी भी बहुत पिछड़ा है, वहाँ तक सुविधाएँ पहुँच नहीं पाती हैं। चूँकि यहाँ राजधानी से 400 किलोमीटर दूर है, तो सड़कें नहीं पहुँच पाती है, तो जो योजनाएँ हैं, वो सही तरीके से वहाँ क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो मैं चाहूँगी कि अच्छे से अच्छे तरीके से शिक्षा मिले, बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, ताकि बेरोज़गारी ना हो हमारे क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो देश भर में नाम रोशन कर सकें। जैसे कि राजनीतिक में महिलाओं के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, तो आप महिलाओं को लेकर एक राजनीति में आप क्या सोचती हैं? चुनौतियाँ तो बहुत होती है राजनीति में। जब शुरुआत की थी तो कोको भैया ने मदद की थी, उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म दिया था, बड़े भाई के रूप में समर्थन किया था। वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा जी यूथ कांग्रेस के, वो भी लड़कियों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। जब कोई मीटिंग होती है यूथ कांग्रेस की, तो प्रदेश की जितनी लड़कियाँ होती हैं उनके लिए वो व्यवस्था कर देते हैं रुकने की, कि उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए। लड़के तो कहीं भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों को घर से परमिशन लेना पड़ता है कि हम जा रहे हैं। और अगर हम बार-बार राजनीति के काम से बाहर जाते हैं, तो घर वालों के साथ-साथ अड़ोस-पड़ोस, खानदान सब बोलने लगते हैं। तो इस तरह से हमें ये माहौल दिया जाता है, एक सुरक्षित माहौल दिया जाता है कि हम अगर राजनीति में हैं, तो हमारे पीछे हमारे बड़े भाई खड़े हैं। इस तरह का माहौल दिया जाता है कांग्रेस में। इसलिए मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कि मुझे ऐसे लोगों का साथ मिला कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जब कुछ गलत हुआ तो उन्होंने मुझे समझाया, और जब मैं कुछ अच्छा कर रही होती हूँ तो मुझे एप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह के लोगों की वजह से ही हम राजनीति में आगे बढ़ पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रदेश की बाकी लड़कियां भी इस बात से सहमत होंगी कि प्रदेश में जो भी शीर्ष नेतृत्व रहे हैं, उन्होंने हमेशा इस चीज़ का सहयोग किया है लड़कियों के लिए कि वो आगे आएँ और अपना नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। इस देश के ऐसे भी युवा हैं शिखा जी, जो आज के समय में मतलब अच्छी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी, और उनको देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, अपने राज्य के राज्यपाल जब उनके सामने जाइए तो उनको पता नहीं होता है। जो कि ऐसा भी नहीं है कि वो अनपढ़ होते हैं, उन्होंने काफी अच्छी अच्छी डिग्रियां भी हासिल की होती हैं, तब भी उनको पता नहीं होता है। उनके ये रहता है कहने का मतलब कि हमें रुचि नहीं है, राजनीति है, मतलब एक मानसिकता बन जाती है कि राजनीति क्या ज्ञान रखेंगे। ऐसे उनको सोशल मीडिया में भी ऐसे सुनने में हम लोग को
हमेशा आता है। मेरे आसपास भी ऐसे कई सारे दोस्त हैं मेरे जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। वो मुझे बोलते हैं कि क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो, अच्छा खासा नौकरी कर रही थी, छोड़ के राजनीति में आई हो, क्या मिल गया तुम्हें यहाँ? अर्निंग होती नहीं है, पैसे अपने जेब से लगने होते हैं, हर समय चंदा देना होता है। ये सारी चीजें जो होती है, हमारे दोस्त कहते हैं हमसे कि क्यों करना है राजनीति। उनको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। तो हम उनसे कहते हैं कि राजनीति हर क्षेत्र में होती है, हर क्षेत्र में। हम तो कह के राजनीति कर रहे होते हैं, लेकिन हर जगह ये मौजूद होती है। चाहे आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं कुछ काम के लिए, चाहे वो राशन कार्ड बनवाने ही क्यों जा रहे हैं, वहां भी होती है छोटी छोटी चीजें, तो उसी को राजनीति कहते हैं। हाँ, आपको मतलब चीजें पता एक होनी चाहिए कि कहाँ क्या करना है। अगर ये सब चीजें नहीं जानते हैं तो फिर काम जिंदगी जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आप राजनीति से दूर है कहेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज में राजनीति है, हर क्षेत्र में राजनीति है, हर किसी के साथ राजनीति है। हाँ, मतलब कि ऐसा कहा भी जाता है कि जो नेता नहीं भी रहता है, अभी कहीं ऑफिस में हो या कोई भी मतलब ऐसे बातचीत भी हो रही है, कोई तैयारी की जा रही है, तो उसमें भी कहा जाता है कि मेरे साथ कोई राजनीति हो रही है। बस सफेद कुर्ता पहनने वाले लोग ही नेता नहीं होते हैं। हर क्षेत्र में जो अपनी आवाज उठाते उठा हैं, सकते हैं, अपने समाज की लोगों सेवा के कर लिए सकते हैं। आवाज उठा सकते हैं, वो नेता कहलाते हैं। जी। राजनीति वहां भी होती है। तो कोई भी वर्ग राजनीति से अछूता नहीं है। सब एक समान है, आपका ये बिल्कुल कहना है। समाज की सेवा करनी तो कोई जरूरी नहीं कि सफेद कुर्ता पहने तभी राजनीति होगी। बिल्कुल। आप अपनी स्वेच्छा से भी समाज सेवा करके, लोगों की मदद करके आप एक राजनीति कर सकते हैं। एक आम नागरिक भी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा होता है।